Yeah. हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेस पॉइंट पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को लेके आया हूं। आप सभी के लिए एक खुशखबरी भी है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ थर्सडे यानी कि 6 अगस्त से आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन की सीरीज़ को भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जैसे कि जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन इत्यादि एग्ज़ाम में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते। तो ये सभी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जैसे कि जूनियर इंजीनियर, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज तो अपनी जो पिछली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू चल रही है उसी को करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 75 क्वेश्चन तक क्लियर कर लिया था, अभी हम 76 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि धातु की विद्युत चालकता विशिष्ट रूप से डैश के क्रम में होती है। देखिए, विद्युत चालकता क्या होती है? विद्युत चालकता किसी भी कंडक्टर का वह गुण होता है जो कि उसके धारा के प्रवाह में सुगमता को प्रदान करे, ठीक है। तो इसकी विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर महो प्रति मीटर, या फिर सीमेंस प्रति मीटर, ठीक है। तो जो विद्युत चालकता होती है उसको 10 की पावर 7 में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसकी धातु की विद्युत चालकता विशिष्ट रूप से 10 की पावर 7 के क्रम में होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि ओम का नियम डैश में लागू होता है। देखिए, ओम का नियम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सभी पे क्या एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। और जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं जैसे कि कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, है ना, तो इन सभी पे क्या है, ये ओम का नियम लागू होता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? सेमीकंडक्टर, इस पर लागू नहीं होता है। वैक्यूम ट्यूब्स पर भी लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी लागू नहीं होता है। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से किसी पर भी ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। धारा वहन करने वाले दो स्थैतिक समांतर तारों के मध्य बल प्रति इकाई लंबाई, ए क्या दिया है? तारों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या प्रत्येक धारा के परिणाम का समानुपाती होता है, या न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। देखिए, कोई भी दो कंडक्टर पैरेलल में धारा को वहन कर रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो कुछ इस प्रकार होता है। F बराबर μ0 I1 I2 L अपॉन में 2 पाई डी। यहाँ μ0 क्या है? μ0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसका मान क्या होता है? जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसका मान होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फेराड प्रति मीटर, ठीक है। जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है इसकी यूनिट क्या होती है? फेराड प्रति मीटर, ठीक है। I1 क्या है? I1 कंडक्टर ए में बहने वाली धारा, और I2 कंडक्टर 2 में बहने वाली धारा, और L है कंडक्टर की लंबाई, अपॉन में क्या है? 2 पाई डी। डी क्या है? दोनों कंडक्टर्स के बीच में दूरी, ठीक है। तो ए में क्या दिया है कि तारों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ जो लगने वाला फोर्स होता है वो तारों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन ए सही है। और बी में क्या दिया है? प्रत्येक धारा के परिणाम का समानुपाती होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी क्या दिया है? न्यूटन के तीसरे नियम का भी पालन करता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि ए बी सी एंड डी आर करेक्ट,
तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलम्ब आवेश संग्रहित करता है, इसकी धारिता क्या है? तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है CV। Q क्या है? आवेश, C क्या है? धारिता, और V क्या है? वोल्टता। ठीक है, तो यहाँ से धारिता का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? C बराबर Q अपॉन में V। Q का मान कितना दिया है? 0.3। V का मान कितना दिया है? 2 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.15 फेराड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि यदि W ऊर्जा T समय तथा Q एक अवयव पर आवेश है तो अवयव के एक्रॉस वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज वो क्या होगा? dW अपॉन में dQ, जहाँ W क्या है? W ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। ठीक है, Q क्या है? आवेश, आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम्ब। कूलम्ब। ठीक है, तो वोल्टेज की इकाई क्या होगी? जूल प्रति कूलम्ब या फिर वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया? dW अपॉन dQ, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर परमाणु का आवेश क्या होगा? देखिए, स्थिर परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है ना, वो बिल्कुल समान होती है, और उन पर जो चार्ज होता है वो विपरीत प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, तो इसमें परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो बिल्कुल समान होती है, और इन पे जो चार्ज होता है वो विपरीत प्रकृति का होता है, तो इसीलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या परमाणु क्या होगा? उदासीन, यानी कि आवेश रहित हो गया। तो परमाणु पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, तो स्थिर परमाणु का आवेश अनचार्ज्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शरीर पर विद्युत आवेश की शर्त के कारण है। ये कह रहा है कि अपने जो शरीर पर विद्युत आवेश होता है वो किस शर्त के कारण होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालक गोला के अंदर डैश हमेशा स्थिर रहता है। देखिए, कोई भी आवेशित गोले चालक है उसके अंदर जो विभव होता है वो हमेशा समान रहता है। ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा शून्य होती है। तो चालक गोला के अंदर विभव जो है हमेशा स्थिर रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि एक कूलम्ब आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए, एक कूलम्ब आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? Q बराबर क्या होता है? Ne। ठीक है, जहाँ Q क्या है? आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो Q का मान कितना दिया है? 1 कूलम्ब इक्वल टू N, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो यहाँ से N का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.625 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 0.625 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए, निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसको म्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं,
और इसका मान जो होता है वो क्या होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फेराड प्रति मीटर। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है फेराड प्रति मीटर होती है। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फेराड प्रति मीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि आवेशित वस्तुओं के एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता किसके अस्तित्व के कारण है। देखिए, कोई भी आवेश है या फिर आवेशित कण है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह किसी बल का जैसे कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, तो वह जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आवेशित वस्तुओं के एक दूसरे पर बल लगाने की जो क्षमता है वो विद्युत क्षेत्र अस्तित्व के कारण होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि सोर्स पर स्थित पॉइंट आवेश प्लस क्यू के कारण दूर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 माइक्रोवीएम है। यदि यह बिंदु अब गोल के बाहर किसी बिंदु P पर पूरी तरह से धातु शीट गोल से बंद कर दिया जाए तो यह होगा। देखिए, गॉस का नियम क्या कहता है। गॉस के नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होता है वो प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। ठीक है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0 इक्वल टू 0। तो धातु शीट से बंद कर दिया जाए तो वह क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ऐसे ही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक क्या अनुभव करेंगे। देखिए, कोई भी दो चालक हैं, ये चालक 1 है, ये चालक 2 है, इन दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है सेम दिशा में। अगर इन दोनों में सेम दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और यदि दोनों कंडक्टर में विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में प्रतिकारक बल लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जब समान दिशा में डाले जाने वाली दो समांतर चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक क्या अनुभव करेंगे, सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या करेंगे, आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निर्धारित करता है। देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही होता है। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक विद्युतीय धारा को निर्धारित करता है। ठीक है, विद्युतीय धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी दो धारावाही चालक हैं उनके मध्य में लगने वाला जो बल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, F बराबर म्यू नोट I1 गुणा में I2 L अपॉन में 2 पाई D। ठीक है, या म्यू नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और I1 I2 दोनों चालकों में बहने वाली धाराएं हैं, और L है चालकों की लंबाई, और D क्या है, D दोनों चालकों के बीच में दूरी है, और जो ये दूरी होती है वो लगने वाले बल के व्यतिक्रम अनुपाती होती है, और जो चालकों में बहने वाली धाराएं होती है वो फोर्स के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये नियम बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। ओके, तो दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम कौन सा है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा। देखिए, कोई भी स्थैतिक विद्युत आवेश है उसके चारों ओर का क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है, इनमें से कौन सा एडिस राशि है।
देखिए एडिस राशि वे राशि होती है जिनका परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, और जो सदिश राशियाँ होती है, सदिश राशियाँ क्या होती है, जिनका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए में क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, और बी में क्या दिया है, विद्युत विस्थापन घनत्व, और डी में क्या दिया, बल। ये जो तीनों हैं इनका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए ये सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो विद्युत विभव होता है इसका परिणाम तो होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती इसकी, तो ये एक अदिश राशि कहलाएगी। तो इसमें से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या है, अदिश राशि, इनमें से कौन सा अदिश राशि है, तो विद्युत विभव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि ओम के नियम को बिंदु रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ओम का नियम दो फॉर्म में दिया जाता है, एक तो होता है पॉइंट फॉर्म और एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, J इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, जहाँ J क्या है, J है धारा घनत्व और सिग्मा है चालकता और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये तो ओम का नियम हो गया पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, और जो ओम का नियम स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ओम के नियम को बिंदु रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो बिंदु रूप में कैसे करेंगे इसको, J इक्वल टू सिग्मा ई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है, एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो शून्य होती है, और जो विद्युत विभव होता है वो स्थिर रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो क्या हो जाएगा, शून्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी दूरी r पर रखे हुए बिंदु आवेश का विभव किसके द्वारा दिखाया जा सकता है। तो किसी दूरी r पर रखे हुए बिंदु आवेश का विभव v बराबर क्या होता है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, जहाँ Q क्या है आवेश और एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता और r क्या है दूरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि विद्युत प्रवाह को वर्गीकृत किया जा सकता है। विद्युत प्रवाह को 3 टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है। पहला है चालन विद्युत प्रवाह, दूसरा है विस्थापन विद्युत प्रवाह, तीसरा है संवहन विद्युत प्रवाह। देखिए चालन विद्युत प्रवाह क्या होता है, जब किसी भी धारा का प्रवाह किसी कंडक्टर के द्वारा होता है तो वह प्रवाह चालन विद्युत प्रवाह कहलाता है। और विस्थापन विद्युत प्रवाह तभी होता है जब विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन हो। और संवहन विद्युत प्रवाह क्या होता है, जब किसी भी धारा का प्रवाह किसी गैस के माध्यम से या किसी द्रव के माध्यम से, निर्वात के माध्यम से होता है, तो वह विद्युत प्रवाह संवहन विद्युत प्रवाह कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, चालन, संवहन और विस्थापन विद्युत प्रवाह। ठीक है, तो विद्युत प्रवाह को 3 टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि एक वोल्टेज में त्वरित परिवर्तन होता है तो इससे जुड़े प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। देखिए प्रतिरोध कभी भी धारा परिवर्तन का विरोध नहीं करता है, और जो इंडक्टर होता है वो हमेशा धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो एक वोल्टेज में त्वरित परिवर्तन होता है तो इससे जुड़े प्रतिरोध में प्रवाहित धारा भी तुरंत बदल जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध कभी भी धारा परिवर्तन का विरोध नहीं करता है। अब जब भी प्रतिरोध में वोल्टेज में परिवर्तन होता है तो उसी टाइम धारा भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, और अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती। तो रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिनका परिणाम और दिशा दोनों है, तो ये क्या कहलाएगी, सदिश राशियाँ कहलाएगी। और जो विद्युत विभव होता है
इसका परिणाम होता है लेकिन इसकी दिशा नहीं होती, तो यह क्या कहलाएगा? एक अदिश राशि। ठीक है, तो क्या पूछा है कि कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि है, तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत विभव। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि रेखीय लाइन आवेश निम्न से दिया जाता है। तो जो लाइन आवेश होता है वो गॉस के नियम से दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के इस लेक्चर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 25 ऑब्जेक्टिव्स। ज़रूर आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेस पॉइंट परिवार के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।